उपस्थित नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल जी, राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री और मेरे अत्यधिक निकटस्थ डॉक्टर रघु शर्मा जी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजा बाबू पवार जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री वैभव गलेरिया जी, कुल सचिव श्री कालूराम जी, प्रबंध मंडल और विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त संकायों के अधिष्ठाता, शिक्षकगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों, चिकित्सकों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी सज्जनों और प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के इस छठे दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत विद्यार्थियों के लिए एक तरह से नए जीवन में प्रवेश का क्षण है। मेरा यह मानना है कि दीक्षांत विद्यार्थी जीवन के महत्वपूर्ण चरण की पूर्णता का प्रतीक है। दीक्षांत का अर्थ ही है नई शुरुआत। आज यहाँ जिन विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक मिल रहे हैं, वे अब नव जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय से में प्राप्त की है वह इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि उसके अंतर्गत व्याधियों या किसी एक रोग से मृत्यु की ओर जाते मनुष्य को आप उससे बचा सकते हैं। दूसरों की पीड़ा दूर करने, लोगों को रोग मुक्त करने के लिए प्राप्त आपके सीखे हुए चिकित्सकीय ज्ञान और शिक्षा का अब आप समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों का जन जन के कल्याण के लिए कार्य करने की नई राह के लिए वंदन और अभिनंदन भी करता हूं। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही सबके कल्याण की परंपरा पर आधारित रही है। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मैं चाहता हूं चिकित्सा सेवा के अपने कर्म में इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए ही आप सदा कार्य करें। इस अवसर पर मैं आप सभी से यह बात विशेष रूप से साझा करना चाहता हूं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े ज्ञान का बीजारोपण पहले भारत में ही हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैदिक काल से ही हमारे यहाँ चिकित्सा का आधुनिक ज्ञान विज्ञान मौजूद था। वेदों, उपनिषदों के साथ ही दूसरे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित घटनाओं पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितना अधिक वैज्ञानिक विकास उस दौर में भी था। अश्विनी कुमारों द्वारा उपमन्यु की नेत्र ज्योति वापस लाने का प्रसंग पुराणों में है, तो शांडिल्य के पति की मृत्यु पर अनुसुईया उसे पुनः जीवित कर देती है, इसका भी उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में चिकित्सा विज्ञान का इतिहास प्राचीन काल से ही बेहद समृद्ध रहा है। ऋग्वेद में अश्विन को देवताओं का कुशल चिकित्सक ही कहा गया है। पुराण प्रसंगों से पता चलता है कि अश्विन अपनी औषधियों से हर तरह के रोगों को दूर करने में इतने निपुण थे कि असाध्य से असाध्य रोग से ग्रसित बीमार उनकी चिकित्सा से स्वस्थ हो जाता था। भारतीय ऋषि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना उन्होंने की। 800 ईसा पूर्व के ऋषि आत्रेय को पहला महान भारतीय चिकित्सक एवं शिक्षक माना जाता है। आत्रेय तक्षशिला में रहते थे। प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध के समय काल में सम्राट अशोक ने
आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा शास्त्र के रूप में मान्यता दी थी। तक्षशिला इतना उन्नत विश्वविद्यालय था कि वहां पर दूर दूर से आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। इन्हीं में एक जीवक का नाम भी पढ़ने में आता है। तक्षशिला से 7 वर्षों तक निवास कर उसने विविध औषधियों का अध्ययन किया तथा बाद में वह चिकित्सा क्षेत्र का प्रमुख विद्वान बना। बिंबिसार ने बाद में उसे अपना राजवैद्य बनाया था। आज प्लास्टिक सर्जरी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु मैंने इतिहास ग्रंथों में यह भी पढ़ा है कि अंग्रेज चिकित्सकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय चिकित्सकों से प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान प्राप्त किया था। 20वीं सदी के आरंभ में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ब्रजेंद्रनाथ शील, जगदीश चंद्र बसु आदि विद्वानों ने अपने गहन अध्ययन के द्वारा यह सिद्ध किया है कि भारत में मात्र दर्शन धर्म दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं अपितु विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी विश्व भर को अपना महानतम योगदान दिया है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की हिंदू केमिस्ट्री, ब्रजेंद्रनाथ शील की दी पॉजिटिव साइंस ऑफ एंशिएंट हिंदूज पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारे यहाँ विज्ञान कितना उन्नत था। अभी कोविड का जो विकट दौर देश में रहा, उसमें भी हमारे पारंपरिक आयुर्वेद ज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वयं आदरणीय श्री रघु शर्मा जी ने भी आयुर्वेद के बारे में ये कहा था कि आयुर्वेद सक्षम है कोरोना जैसे बीमारी को पराभूत करने में। आपका भाषण पढ़ा था, तो ये सारी चीजें थी। इस बात को अब बहुत से लोग मानने लगे हैं कि मेडिकल साइंस की अधिकांश चिकित्सा पद्धति हमारे प्राचीन चिकित्सा ज्ञान से ही प्रेरित है। परंपरागत आयुर्वेद को ज्ञान को विश्व भर में एलोपैथी के साथ अपनाया जाने लगा है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने बेंगलोर के शौक के इंटरनेशनल होलिस्टिक हीलिंग सेंटर फाउंडेशन के बारे में पढ़ा। इसके संस्थापक डायरेक्टर ईसाई मथाई आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपने अनुभवों से उन्होंने विश्व भर के चिकित्सा मंचों पर यह बात बार बार कहा है कि भारत के पास चिकित्सा, भोजन और आध्यात्मिक परंपरा का समृद्ध कोश है। मैं चाहता हूं चिकित्सा विश्वविद्यालय ज्ञान के उस समृद्ध कोश को बाहर लाने का कार्य करें। हमारा जो प्राचीन विकसित चिकित्सीय विज्ञान है, उस ज्ञान को पुस्तकों, शास्त्रों और घरेलू उपचारों से बाहर लाने और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे विकसित किए जाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय इस दिशा में गंभीर होकर कार्य करे। मेरी अपेक्षा है कि प्राचीन चिकित्सा ज्ञान के साथ 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से प्राप्त जानकारी को मिलाकर आपका विश्वविद्यालय नए नए अनुसंधान करे, ऐसे नवीन पाठ्यक्रम तैयार करे जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान से प्रेरणा लेते आधुनिक विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करे। मेरा व्यक्तिगत यह अनुभव है, कि चिकित्सा विज्ञान शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से जुड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। इसके अंतर्गत कुछ नहीं दिखाई देने में भी सब कुछ दिखने का ज्ञान समाहित होता है। चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के बारे में जब भी मन में विचार आता है, उपनिषद की यह कथा विशेष रूप से याद आती है। कथा इस प्रकार से है कि एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान के मूल सत्य को जानना चाहता है, इसलिए कहता है कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान समझाइए। गुरु वृक्ष के नीचे बैठे थे, बोले इस वृक्ष के फल को तोड़ो। शिष्य फल तोड़ता है, गुरु फिर से कहते अब इस फल के बारीक टुकड़े कर दो। शिष्य फल को तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े धरती पर बिखेर देता है। फल से राइयों की तरह छोटे बीज भी निकलकर बिखर जाते हैं। गुरु पूछते हैं अब बताओ क्या दिखता है? शिष्य कहता है अब कुछ भी नहीं बचा।
कुछ भी नहीं दिखता सिवाय इन छोटे छोटे बीजों के। गुरु कहते हैं ये जो कुछ नहीं है वही भी इस धरती का भविष्य है। ये बड़ी गंभीर और बड़ी दार्शनिक बात जरूर लगती होगी, लेकिन बड़ी गहरी बात है। उसके अंतर्गत ही इस प्रकार का रहस्य छिपा हुआ है, इस प्रकार का मूल है जिसके आधार पर हम विश्व के अंदर, संसार के अंदर उसके माध्यम से चाहे चिकित्सीय ज्ञान हो, चाहे वनस्पति संबंधित ज्ञान हो, इन सारे ज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सारे संभावनाएं इसमें कुछ नहीं में ही छिपी हुई है। ये कुछ नहीं है, उसी में संभावनाएं छिपी हुई है, ये गुरु ने कहा और सचमुच ये विचारणीय विषय है। यह कहानी प्रतीक है। चिकित्सा विज्ञान या कोई भी अन्य विज्ञान, उसमें कुछ नहीं है में ही सारी संभावनाएं मौजूद होती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में रोग ऊपर से कई बार दिखता नहीं, परंतु उसको कुछ नहीं की तलाश करेंगे, उसके कारण शरीर की अन्य क्रियाओं पर जाएंगे तो बहुत कुछ और भी दिखने लग जाएगा। इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर आज नव जीवन में प्रवेश करने जा रहे चिकित्सकों का आह्वान करता हूं कि वे ज्ञान के आनंद की तलाश के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। इस बात का अनुसंधान करें कि आधुनिक जीवन शैली, खान पान एवं वातावरण से जनित कौन कौन सी व्याधियां हो सकती हैं और कैसे वह व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनका समय रहते कैसे उपचार किया जाए, कैसे हरेक रोग को रोकथाम के लिए समय रहते प्रभावी प्रयास हो। इस संबंध में शोध एवं अनुसंधान जिसका मैं लगातार वर्णन करता हूं, किसी भी क्षेत्र में जब वार्ता करता हूं तो शोध और अनुसंधान पर बहुत इस समय जोर देता हूं, क्योंकि इस समय का जो समय है, पर्यावरण है, जो वातावरण है, ये नए नवाचार का है, इनोवेशन का है। टुडे इज द एरा ऑफ इनोवेशन, अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए अनुसंधान, शोध और अनुसंधान इसके लिए आवश्यक है। चिकित्सा क्षेत्र में नई विषयों, संभावनाओं और चुनौतियों पर शोध की अनंत संभावनाएं हैं। इन पर विश्वविद्यालय अपना ध्यान केंद्रित करे। मैं ये भी जरूरी मानता हूं कि उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था तथा संसाधनों की स्थिति का चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर सर्वे एवं विश्लेषण किया जाए। मैं चाहता हूं कि देश के प्रतिभावान चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों को देश के भीतर ही उचित चिकित्सीय एवं शोध परिवेश मिले, जिससे वे विदेश पलायन की ओर आकृष्ट न हो सके। उनके ज्ञान और अनुभव, एवं शोध कार्यों का उपयोग राष्ट्र के लिए किया जाना जरूरी। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय को व्यापक स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए की गई थी कि स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ ही चिकित्सा अनुसंधान तथा मानव सेवा के प्रति समर्पित भावना वाले अच्छे चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट व पैरामेडिकल स्टाफ समाज को उपलब्ध हो सके। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है। विश्वविद्यालय द्वारा सभी पाठ्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन किए जाने के साथ ही पारदर्शी तरीके से समय पर परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। हमने पिछले एक साल में कोविड-19 महामारी के फैलाव और दुष्परिणामों को नजदीक से देखा है, अनुभव किया है। एक समय तो ऐसी स्थिति बन चुकी थी जब दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से लोगों की जान बचा पाना मुश्किल हो रहा था। दुनिया के सभी देश अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास और इंतजाम करने में जुट गए थे। इस विकट दौर में प्रदेश में राज्य स्तरीय कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की जरूरत महसूस हुई और इसी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में बहुमंजिला आरएचएसएल अस्पताल
राज्य सरकार के सामने एक विकल्प के रूप में सामने आया। यह जानना मेरे लिए बेहद सुखद रहा कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के इस अस्पताल में कोरोना काल के दौरान राज्य भर से रेफर हुए कोविड मरीजों का उचित इलाज हुआ। इस अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ द्वारा अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए दिन रात करके गंभीर से गंभीर मरीजों की उचित देखभाल करके और यथासंभव इलाज मुहैया कराकर उनकी जान बचाने के लिए कार्य किए गए। मैं आप सभी की विशेष रूप से आज के दिन इसके लिए सराहना करता हूं और मैं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान रघु शर्मा की भी तारीफ करना चाहूंगा। यद्यपि कोरोना पॉजिटिव उनको हो गया था, गए थे एडमिट होने। एडमिट इसलिए होने गए थे कि वहां की सारी स्थिति को देखें, उसका निरीक्षण करें और उन्होंने निरीक्षण करके देखा कि किस तरीके से यहां लोग रह रहे हैं। एक अनुश्रवण था, एक मॉनिटरिंग थी। इन्होंने भी अपनी जान की चिंता नहीं की थी और इसलिए इस दिशा में समर्पित होकर जब व्यक्ति अगुवाई करता है तो साथ में टीम भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरा यह मानना है कि किसी अस्पताल में आए हुए मरीज को चिकित्सा कर्मियों के व्यवहार और बोलचाल से यदि संतुष्टि मिल जाती है तो यकीन मानिए कि उस मरीज का आधा दुख बिना इलाज के ही हो जाता है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चिकित्सा सेवा से जुड़े सभी चिकित्सा कर्मियों से मेरी ये भी अपेक्षा है कि वे मनी माइंडेड नहीं होकर सर्विस माइंडेड हो। इसी से मेडिकल प्रोफेशन को अपनाने का आपका उद्देश्य सार्थक होगा। प्रदेश के पिछड़े इलाकों, गांव, आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में प्रचलित रोगों की जानकारी युवा चिकित्सकों को होनी आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु युवा चिकित्सकों का गांव और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह सुखद है कि विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत प्रथम चरण में अजमेरीपुरा गांव और द्वितीय चरण में वाटिका गांव को गोद लिया गया था। इनमें विश्वविद्यालय द्वारा किए गए विकास कार्यों और किए जा रहे जन कल्याण के दूसरे कार्यों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि यहां से पढ़कर निकली चिकित्सकों की पीढ़ी स्वस्थ राष्ट्र के साथ स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएगी। मैं विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं से आह्वान करता हूं कि आप सभी परिश्रम तथा प्रामाणिकता के साथ कार्य करते हुए राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वयं को तैयार करें और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। युवा चिकित्सकों से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वे अपने कौशल का सर्वाधिक उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीणों, गरीबों और दलितों की सेवा हेतु करें, जिससे कि सही रूप में मानवता की सेवा हो सके। कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसका नया स्ट्रेन अधिक खतरनाक है, यह तेजी से फैल रहा है। मेरा अनुरोध है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करने के साथ ही होली के त्योहार पर विशेष सावधानी और सतर्कता रखी जाए। मास्क पहनना आदत बनाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता की पूरी पालना करें। याद रखें, बचाव ही उपाय है। आप चिकित्सकों से भी मेरा आग्रह है कि कोरोना के नए दौर से भी बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने में कोई कोर कसर नहीं रखें। टीकाकरण अभियान को भी सफल बनाएं। होली की आप सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी को बधाई, उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।